हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक स्टेप एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था कि मैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 करवाने वाली हूँ और उसके एक्सरसाइज के मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, कुछ एग्जांपल्स भी करवाए थे और थोड़ी बहुत थ्योरी भी हमने कर ही ली थी। ठीक है, तो जैसा कि पुरानी वीडियोस में आपको ये चीज़ पता है कि हम सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे, तो आगे मैंने जब एक्सरसाइज करवाई थी 5.1 तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, वो मैंने आपको होमवर्क दिए थे करने के लिए। और जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो करने के लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी की थोड़ी सी थ्योरी आनी चाहिए जिससे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी समझ लेंगे और जो हमारी डेफिनेशन है वो भी मैं आपको करवा दूंगी और डिनोटिंग साइन वगैरह जो भी कुछ है हमारे सम्मिश्र संख्याओं के अंदर वो सब मैं आपको जानकारी दे दूंगी। चलिए, तो अब हम चलते हैं सम्मिश्र संख्याओं की तरफ। सम्मिश्र संख्या होती क्या है, पहले तो आपको वो चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो वह संख्या जिसमें वास्तविक मान और काल्पनिक मान सम्मिलित हो, वह क्या कहलाती है, हमारी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। संख्याएं लिख देना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं को डिनोट हम किससे करते हैं, जेड से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम्मिश्र संख्याओं को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, z से प्रदर्शित करते हैं और z इक्वल टू होता है a प्लस आयोटा b। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि z से हम इसे प्रदर्शित करते हैं और इसके अंदर वास्तविक और हमारा काल्पनिक मान जो है वो सम्मिलित होता है। ठीक है, वास्तविक मान क्या होता है और काल्पनिक मान क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है कि वास्तविक और काल्पनिक मान क्या होते हैं, वास्तविक को वास्तविक और काल्पनिक को काल्पनिक क्यों कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा a है वो है रियल z, जिसे हम क्या बोलते हैं, a, जो कि हमारा है वास्तविक मान। ठीक है, IMZ यानी कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z वो है b, जो कि हमारा है काल्पनिक मान। ठीक है, ये तो है हमारा रियल नंबर और ये है हमारा इमेजनरी नंबर। ये दो चीजें आपको क्लियर है, ये तो है वास्तविक मान और ये है हमारा काल्पनिक मान। ठीक है, b और a दोनों ही संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी a हमारा वास्तविक और b काल्पनिक क्यों है, उसका कारण है कि b के साथ में क्या है, हमारा आयोटा जुड़ा हुआ है। ठीक है, आयोटा जो है वो एक ऐसी संख्या है जो किसी भी वास्तविक मान के साथ जुड़कर उसे काल्पनिक मान में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, और आयोटा की यहाँ पर आपको वैल्यू जो है वो मैंने जो पुरानी हमारी जो क्लासेज है उसमें आपको मैंने बता भी रखी है, वो है -√1। ठीक है, अच्छा, जो मैंने बोला है वो सही है या गलत है, नहीं, ऐसे बोलते हैं रूट का -1। अगर हमने बोला माइनस का √1, इसका मतलब होता है माइनस का √1। ठीक है, दोनों में अंतर है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें।
ठीक है, आप ये लिख लीजिए। इसके आगे अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे जिसमें हम आपको थोड़ी और थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, चलिए आपने आई होप पुराने वाला जो है मतलब जो मैंने जस्ट अभी आपको थ्योरी समझाई वो आपको आ गई होगी। अब हम आगे नए वाले टॉपिक पे चलते हैं, क्रमित युग्मों के रूप में सम्मिश्र राशि। ठीक है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सम्मिश्र संख्या क्या है। सम्मिश्र संख्या होती है z इक्वल टू a प्लस में आयोटा का b। ये चीज़ अगर आपको नॉलेज है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या ये आप थ्योरी समझ सकते हैं। इस चीज़ की आपको ऑफकोर्स नॉलेज हो ही गई होगी क्योंकि जस्ट मैंने अभी अभी पढ़ाया है आपको ये चीज़। ठीक है, तो a और b यहाँ पर क्या है, एक तो है वास्तविक मान, ये है काल्पनिक मान। तो ये तो है हमारे पास क्या सम्मिश्र संख्या। ठीक है, ये तो क्या है हमारे पास सम्मिश्र संख्या और इससे हम क्या बनाने वाले हैं, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या हो जाएगा हमारे पास, a और b। ठीक है, ये a और b क्या है, ये यहाँ पर आपको डिनोट करके बता देती हूँ मैं कि एक तो है हमारा वास्तविक मान और दूसरा है हमारा काल्पनिक मान। ठीक है, एक क्या है वास्तविक मान और दूसरा क्या है काल्पनिक मान। ठीक है, अब जैसा कि जो a और b हमारे वास्तविक और काल्पनिक मान हो ही गए हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि कोई भी अगर हमें सम्मिश्र संख्या दी हुई हो, उसका क्रमित युग्म पूछा हो तो a और b के रूप में लिखना है। पहले इसे इस फॉर्म में जमाना है जिससे हमें आयोटा की क्लियर वैल्यू नज़र आए और वास्तविक मान हमें क्लियर नज़र आए ताकि हम क्या कर सके, क्रमित युग्म बना सके। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। ये चीज़ हमें पता लगानी है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ मतलब पता होनी चाहिए कि जैसे हम किसी का प्लस करते हैं, किसी भी डिजिट का माइनस करते हैं, वैसे सम्मिश्र संख्याओं का भी प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, अभी लेट करते हैं z, यानी हमारे पास पहली सम्मिश्र संख्या हम ले रहे हैं z1 जिसकी वैल्यू है a1 प्लस आयोटा b1 और दूसरी जो z2 सम्मिश्र संख्या है उसकी वैल्यू है a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, ये जो दो वैल्यू है यानी दो हमारी जो सम्मिश्र संख्याएं हैं इनका हमें क्या निकालना है, योग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले z1 प्लस z2 हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम z1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है a1 प्लस आयोटा b1। ठीक है, इसे हमने एक बॉक्स में डाल दिया है, बॉक्स दैट मीन्स ब्रैकेट। ठीक है, प्लस और z2 की जो वैल्यू है वो है a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यू आई है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें जो वास्तविक मान है यानी कि जो हमारे पास रियल नंबर है, अच्छा मैंने इसके अंदर ये नहीं लिखा कि इसे हम रियल नंबर और इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इंग्लिश मीडियम वालों को भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं इंग्लिश में भी आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगी। ठीक है, तो दो सम्मिश्र संख्याएं यानी कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम एडिशन करेंगे तो हमें ये देखना है कि z1 और z2 दो वैल्यू दी हुई है, उसे हमें इस तरीके से जमाना है। अब हमें जो रियल नंबर है यानी कि जो वास्तविक मान है और इमेजनरी पार्ट जो कि काल्पनिक मान है, उन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले हमें वास्तविक मान यानी रियल वैल्यू क्या है, a1 और a2, तो इसे हम साइड में लिख लेंगे a1 प्लस a2 और इमेजनरी पार्ट जो हमारा b1 और b2 है उसके साथ में, दोनों के साथ में क्या है हमारे पास, आयोटा ऐड है। तो हम पहले आयोटा को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा b1 प्लस b2। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं कि z1 प्लस z2 की जो वैल्यू आई है, जो मान आया है, वो भी क्या है, एक काल्पनिक वो भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है,
है ना, यानी कि एक सम्मिश्र संख्या है जिसमें वास्तविक मान भी आ रहा है और काल्पनिक मान भी आ रहा है। अच्छा, इसी का ही अब हम ये देखें तो हमें ये एक सम्मिश्र संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है जहाँ हमें क्लियरली वास्तविक मान भी दिखाई दे रहा है और क्लियरली काल्पनिक मान भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इसका क्या बना सकते हैं, क्रमित युग्म बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम इसका एक क्रमित युग्म बना लेते हैं ताकि हमें इसकी भी पता चल जाए भाई हम इसे ऐड मतलब जो है क्वेश्चंस में कैसे करेंगे। तो हम जो है इसका क्रमित युग्म बनाएंगे, क्रमित युग्म। ठीक है, क्रमित युग्म के लिए हमें पहला मान कैसा होना चाहिए, वास्तविक। यहाँ पर हमारा जो वास्तविक मान है वो है a1 प्लस a2, तो मैंने लिखा a1 प्लस a2, कॉमा दूसरा जो मान है हमारा काल्पनिक मान होना चाहिए यहाँ पर b1 प्लस b2। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसमें आपको कोई अभी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने तीन चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ ली है, सम्मिश्र संख्याओं की जानकारी ले ली है, ठीक है, क्रमित युग्म के बारे में समझ लिया है और योग के बारे में समझ लिया है। ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी जितने भी योग जो हम करेंगे सम्मिश्र संख्याओं से, उससे रिलेटेड हमारे पास ये कुछ 5 जो है प्रॉपर्टीज़ है, गुणधर्म है, उनकी जानकारी लेंगे। ठीक है, हम और ये जो है ये तब काम आएंगे जब आपके एक नंबर के 2 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जो है हमारी समवर्तता गुणधर्म यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके लिए हमने क्या किया, पहले ही 3 यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए कि हम 3 यहाँ पर सम्मिश्र संख्या काम में लेंगे, Z1, Z2 और Z3। ठीक है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन होता है कि अगर Z1 अगर हमारे पास एक क्या है सम्मिश्र संख्या है और Z2 भी एक क्या है सम्मिश्र संख्या है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यानी कि Z1 जो है वो बिलोंग करता है C से। अब ये जो साइन है ये किसका साइन है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो साइन है ये है हमारे बिलोंग्स टू का। अब ये बिलोंग्स टू क्या होता है, इसका मीन है कि यहाँ पर जो Z1 है वो बिलोंग्स टू करता है किससे, C यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी कि जो Z1 है वो हमारा C यानी कि सम्मिश्र संख्या है एक। ठीक है, और यहाँ पर Z2 भी क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। तो समवर्तता जो गुणधर्म है वो ये कहता है कि जो Z1 और Z2 है उसका योग है, यानी Z1 प्लस Z2 जो है वो हमेशा किसके बराबर होगी, किससे बिलोंग करेगा, सम्मिश्र संख्या से। यानी कि जो अगर Z1 एक सम्मिश्र संख्या है, Z2 एक सम्मिश्र संख्या है, तो उनका योग भी क्या होगा, एक सम्मिश्र संख्या होगा। ठीक है, अभी आते हैं हम सहचार्य गुणधर्म पे यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। इसमें हमें 3 चीज़ें मतलब Z1, Z2 और Z3 तीनों हम यूज़ में लेंगे। तो सबसे पहले हम Z1 की बात करें, ठीक है, इसका मतलब होता है अगर मैं Z1 और Z2 को प्लस करती हूँ, ठीक है, और उसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, Z3, तो उसका जो भी मान होगा यानी जो भी वैल्यू, यानी हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या तो आएगी, लेकिन जो भी सम्मिश्र संख्या आएगी वो किसके बराबर होगा, जब मैं Z2 प्लस Z3 को पहले प्लस करूँ और उसमें ऐड करूँ Z1, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और ये क्या, कौन सा नियम बोलता है, हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक है, थर्ड है हमारा योजित अस्मक। योजित अस्मक क्या होता है कि अगर मैं Z यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या को 0 से प्लस करूं, है ना, तो वो वापस क्या आएगा, हमारे पास सम्मिश्र संख्या ही आएगी। या फिर मैं 0 को सम्मिश्र संख्या से प्लस करूं तो भी हमारे पास क्या आएगी, सम्मिश्र संख्या ही आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, योज्य तत्समक। चलिए अगला है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मीनिंग ये होता है कि योज्य प्रतिलोम मतलब कि क्या है, एडिटिव इनवर्स। अच्छा, इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसी कोई डिजिट हमें Z के साथ यानी एक सम्मिश्र संख्या के साथ ऐसी डिजिट लिखनी है जिससे हमें वापस क्या मान आ जाए, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हमें प्राप्त हो जाए, यानी कि योज्य जो तत्समक है वो हमें प्राप्त हो जाए। तो आप सभी जानते हो कि एडिटिव प्रॉपर्टी के अनुसार
अगर मैं इसके अंदर माइनस जेड क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, योज्य तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं माइनस जेड में क्या प्लस कर दूं, z, तब भी हमारे यही वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म ये कहता है कि अगर मैं z1 को z2 से प्लस करूं या z2 को z1 से प्लस करूं, ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो ये हमारा योग से रिलेटेड गुणधर्म है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम अंतर से रिलेटेड भी जानकारी लेते हैं। चलिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सम्मिश्र संख्या समझ ली है, क्रम गुण जो ये हमारे क्रमित युग्म है वो समझ लिए हैं, योग समझ लिया है, योग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज समझ ली, ठीक है। अभी हम आते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर पे। इजी है, जल्दी करके आगे चलते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिले, इसलिए हम फटाफट थ्योरी कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर है, तो हमें वापस क्या लेट करना है कि दो संख्याएं खुद है कौन सी, एक तो है z1 और z2, ठीक है। z1 हमारे पास क्या है, a1 प्लस आयोटा b1, और z2 क्या है, a2 प्लस आयोटा b2, ठीक है। यहाँ पर z1 और z2 हमें जो दो वैल्यू दी हुई है उसका हमें अंतर निकालना है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी z1 माइनस में z2, ठीक है। a1 प्लस आयोटा b1, ठीक है, और माइनस, चूंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है इसलिए माइनस लिखा। अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे a2 प्लस आयोटा b2। यहाँ तक समझ में आया। अब बस कुछ नहीं करना है, हमें पहले वाली ही चीज़ करनी है, जैसे जो वास्तविक मान है उनको हम अलग कर देंगे, काल्पनिक मान को अलग कर देंगे, यानी a1 माइनस a2, ठीक है, प्लस आयोटा बाहर और उसके बाद में हो जाएगा b1 माइनस में b2, ठीक है। ये हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, z1 और z2 की। अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जो कि हमने पहले वाले योग में करी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि अगर z1 और z2 दोनों क्या है, सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो z1 माइनस z2 की वैल्यू भी क्या आएगी, सम्मिश्र संख्या ही आएगी, यानी z1 माइनस z2 खुद भी क्या है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लियर है। इसके आगे नेक्स्ट चलेंगे, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, ये सीखेंगे, ठीक है। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन कैसे करते हैं, तो हमें सबसे पहले वही चीज़ पता होनी चाहिए कि लेट कर लेंगे, हमारे पास दो सम्मिश्र संख्या है z1 और z2, ठीक है। यही दोनों मान के सॉल्व करोगे तो मतलब हमने यहीं पे लिख दिया है, ठीक है। z1 वापस हमारे पास क्या है, a1 प्लस आयोटा b1, और z2 क्या है, a2 प्लस आयोटा b2, ठीक है। अभी इसका गुणन करना है हमें, यानी कि z1 मल्टीप्लिकेशन z2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे a1 प्लस आयोटा b1 और मल्टीप्लिकेशन a2 प्लस आयोटा b2, ठीक है। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a1 और a2, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए दो ब्रैकेट्स का, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा b2, फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि आयोटा b1 a2, एंड लास्ट में हमारे पास हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर b1 और b2। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे, यहाँ हो जाएगा a1 और a2 प्लस आयोटा हमने कॉमन ले लिया है, a1 b2 प्लस b1 a2 प्लस, और यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हमें अगर पता है तो ही लिख पाएंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1। जब हम माइनस का 1 इसके अंदर रखेंगे, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा b1 और b2, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप में पहुँच गए हैं, a1 a2 माइनस b1 b2, यहाँ पर हो जाएगा a1 b2 प्लस b1 b2, सॉरी a2। अच्छा, ये जो हमारे पास यहाँ तक हमने सॉल्व तो कर लिया है, लेकिन आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पर जो z1 मल्टीप्लिकेशन z2 है वो भी किससे बिलोंग करेगा, c से ही बिलोंग करेगा। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट करते हैं। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। गुणन जो हमारा, जो भी हमने अभी गुणन संक्रियाएं करी है उसमें हमें गुणधर्म सीखने हैं अभी। तो
तो अब हम गुणन संक्रिया के गुणधर्म देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेम ही गुणधर्म है, बस उनकी जहाँ पर प्लस लगना है वहाँ पर क्या लग जाएगा, गुणा लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो है क्या है, समवर्तता गुणधर्म। मैं आपको पहले प्लस में सिखा चुकी हूँ तो इतना सिखाने की नीड नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ। Z1 अगर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारा Z1 मल्टीप्लाई Z2 भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें यानी कि साहचर्य गुणधर्म, जिसमें क्या है, अगर हमारे पास Z1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं Z2 प्लस Z3 से, तो जो हमारा आंसर होगा वो Z1 को अगर मैं Z2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर मैं Z3 से मल्टीप्लिकेशन करूं, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। थर्ड में हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ये जो है मेन है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर मैं Z को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो Z आएगा, और अगर 1 को मैं Z से करती हूं तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो Z आएगा। यानी कि जो हमारी गुणन तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव जो हमारी आइडेंटिटी है वो कितनी है, 1। मेन चीज़ हमारे पास बस यही है। अगला चलते हैं गुणन जो हमारा प्रतिलोम है यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो होता है Z को मैं ऐसे किससे मल्टीप्लिकेशन करूं कि आंसर क्या है, 1, जो कि क्या है, उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 1 को मैं अगर Z इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन करती हूं तो आंसर आएगा 1, और अगर मैं Z इनवर्स को वापस किससे मल्टीप्लाई करूं, Z से, तो भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। लास्ट हमारे पास क्रम विनिमय गुणधर्म है, यानी कि अगर मैं Z1 को Z2 से मल्टीप्लिकेशन करूं या Z2 को Z1 से मल्टीप्लिकेशन करूं, आंसर हमारे पास ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का जो ये है हमारा सेशन, ये हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो थोड़े और कुछ फॉर्मूला थ्योरी जो भी है बची है वो हम वहाँ पे क्लियर कर लेंगे, और हम क्वेश्चंस भी वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। और आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, हम उसका सॉल्यूशन करके बताएं यहाँ पर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।